हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ACCA लर्निंग। तो आज की हमारी वीडियो पार्ट 3 होगा, चैप्टर 2 F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ लिया प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सोर्सेज ऑफ डेटा क्या होते हैं और सैम्पलिंग मेथड्स। अब आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बिग डेटा। अब बिग डेटा क्या होता है? What is big data? There are several definitions of big data. The most common refer to extremely large collection of data that may be analyzed to reveal the patterns, trends and associations. मतलब जैसे आप अपने फ़ोन में कुछ सर्च करते हैं तो आपका फ़ोन वो स्टोरेज रख लेता है। आपके फ़ोन में अलग अलग तरीके का बहुत डेटा होता है और वो सब एक जगह स्टोर है। यानी बिग डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो सारी इंफॉर्मेशन अपने यहाँ रखता है। Data collection so large that conventional method of storing and processing that data will not work. अब ये इतना लार्ज लेवल पे होता है कि जो आपके कन्वेंशनल मेथड है स्टोरेज के वो इसे पूरे नहीं कर सकते। अब जैसे गूगल है, गूगल पे कितना सारा डेटा स्टोर है तो वो एक बिग डेटा है। Big data is a big buzzword at that moment, and some say that it will be even bigger than the internet. अब ये एक लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि बिग डेटा क्या होता है। बिग डेटा इतना लार्ज है, इतना ह्यूज है कि हो सकता है कि इंटरनेट भी उससे छोटा हो। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की भी तो सारी इंफॉर्मेशन बिग डेटा अपने अंदर रखता है, तो बिग डेटा इंटरनेट से भी बड़ा हुआ। अब इसमें उन्होंने इलस्ट्रेशन दे रखा है। A supermarket is able to take data from your past buying patterns, its own inventory information, your mobile phone location, social media, and weather information to send you. For example, a voucher for barbecue food, it will have used that data to determine if you have bought such items before, which would indicate that you own a barbecue. अब जैसे आप किसी सुपरमार्केट जैसे फॉर से बिग बाजार से शॉपिंग करते हैं तो आप वहाँ अपनी डिटेल्स देते हैं, अपनी फ़ोन की डिटेल देते हैं। तो अब उस सुपरमार्केट पे आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप कब उनके आए, कब आपने क्या खरीदा। तो कभी उन्हें आपको वाउचर्स भेजनी है तो वो ये चीज़ एलोकेट कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के बायर है। अब बिग डेटा के बेसिकली 3 वीज होते हैं। वी, पहला वी वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि बहुत ह्यूज होता है, बहुत लार्ज वॉल्यूम है। ऑर्गेनाइजेशन नाउ होल्ड ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल, अब जैसे हमने सुपरमार्केट का एग्जांपल लिया, ऐसे ऑनलाइन रिटेलर हो गया जैसे अमेजोन वगैरह हो गए, मोबाइल फोन प्रोवाइडर शाओमी वगैरह हो गए, सोशल मीडिया कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे आपकी बहुत इंफॉर्मेशन रहती हैं ऑलरेडी। दूसरा वी क्या आता है हमारा, वेराइटी। अब इस पे वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत होती है। बिग डेटा कैन इंक्लूड मच मोर देन सिंपली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड कैन इंक्लूड अदर ऑर्गेनाइजेशनल डेटा विच इज ऑपरेशनल इन नेचर एज वेल एज अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। यानी बिग डेटा अपने अंदर इतनी सारी वैरायटी रख सकता है। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रख सकता है, किसी गवर्नमेंट डेटा रख सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा रख सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल हर तरीके का। बेसिकली वैरायटी ऑफ डेटा दो तरीके से डिफाइंड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड यानी अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, अ बैंक विल होल्ड अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स, डेट, अमाउंट एंड सोर्स फ्रॉम अ कस्टमर। यानी जो एक बेसिकली एक पैटर्न के थ्रू चल रहे हैं वो हमारे स्ट्रक्चर में आ गए। और स्ट्रक्चर में क्या हो गया, कैन मेक अप 80% ऑफ बिजनेस डेटा बट इज मोर डिफिकल्ट टू स्टोर एंड एनालाइज। मतलब जो नॉन स्ट्रक्चर्ड यानी उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है स्टोर करने का, वो किसी भी वे में स्टोर हो सकते हैं। थर्ड भी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया, द डेटा में बी टर्न इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन क्विकली एनफ टू बी यूज ऑफ द डिसीजन मेकिंग। मतलब कि वेलोसिटी यानी बहुत तेज है, बहुत स्पीडी है। आपको डेटा से कोई इन्फॉर्मेशन ड्राइव करनी है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो बिग डेटा के थ्रू। मान लीजिए आपको ये जानना है कि आपके यहाँ से ये सिटी कितनी दूर है, तो आप जब गूगल करेंगे तो एक बिग डेटा के अंदर से आप बहुत जल्दी से सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे कभी कभार एक फोर्थ वे भी कंसिडर करा जाता है, वेरेसिटी। वेरिसिटी का मतलब क्या होता है, द डेटा एक्यूरेट एनफ टू बी रिलाइड अपॉन। बट इसे पूरी तरह से इसे मतलब हम ये क्यों नहीं बोलते कि बिग डेटा 4V से कंक्लूड होता है, हम ये क्यों बोलते हैं 3V से होता है? बिकॉज कई बार होता है कि हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है कि डेटा एक्यूरेट इज एनफ टू रिलाइड अपॉन। हर जरूरी नहीं है हम कि उस पर रिलाई करें, पर हाँ हम कर भी सकते हैं। अब प्रोसेसिंग बिग डेटा बनता कैसे, प्रोसेस कैसे होता है? द एबिलिटी टू मैनेज बिग डेटा सक्सेसफुली विल ड्राइव इनोवेशन एंड पोटेंशियली competitive advantage to reduce the time taken to answer key business questions and hence make decisions. अब बिग डेटा को हम प्रोसेस क्यों करते हैं कि बिग डेटा एक बहुत अच्छा और बहुत जल्दी आइडिया दे सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है कोई बिजनेस में और वो हमें डिसीजन मेकिंग को हेल्प कर सकता है। द प्रोसेसिंग ऑफ बिग डेटा इज नोन एज बिग डेटा एनालिटिक्स। यानी
जो ये बिग डेटा की प्रोसेसिंग होती है हम इसे क्या बोलते हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल गूगल एनालिटिक्स ट्रैक्स मैनी फीचर्स ऑफ वेबसाइट ट्रैफिक। जैसे गूगल करता है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स के अलग अलग फीचर्स रखता है अपने अंदर, ट्रैक करता रहता है उन्हें ये। अब हार्ड लूप सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्ड लूप सॉफ्टवेयर अलाउज द प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स बाय यूटिलाइजिंग मल्टीपल सेवरल साइमल्टेनियसली। हेड लूप मतलब, अब हेड लूप क्या हो गया कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत सारी सर्चेस को, बहुत सारे साइमल्टेनियस वर्क को एक संग मैनेज कर सके, उसे हेड लूप सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब बिग डेटा एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। अब बिग डेटा का मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में क्या यूज है हम ये देखते हैं। बिग डेटा इज रेलिवेंट टू मैनेजमेंट accountancy in a number of ways, such as it can help the organization to understand its customer need and preferences। अभी जैसे हमने सुपरमार्केट का एग्जांपल लिया था ना, तो वहाँ का मैनेजमेंट क्या कर सकता है, उनको एक हेल्प हो जाएगी, कस्टमर किस तरीके के प्रोडक्ट की नीड रखता है, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा क्या खरीद रहा है, ये वो अपनी फोरकास्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आने वाले टाइम में हमारी डिमांड किस चीज़ की है, हम क्या अपना स्टॉक बढ़ाएं, क्या कम करें, वो उन्हें हेल्प करेगा बिजनेस प्रोसेस में, कि ऑटोमेट बिजनेस प्रोसेसेस। अब वो कैसे अपने बिजनेस को और एफिशिएंटली आगे बढ़ाते रहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कैन हेल्प टू प्रोवाइड मोर डिटेल्ड, रेलिवेंट एंड अप टू डेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जैसे अब हमारे पास बहुत सारा डेटा है, तो डिटेल्ड डेटा होगा, रेलिवेंट होगा क्योंकि हमने खुद कलेक्ट करा है, अप टू डेट होगा और वो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ाएगा। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि बिग डेटा कैसे कैसे यूज होता है। कंज्यूमर फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्ट कंज्यूमर फेस करता हो। जैसे कंज्यूमर फेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो सोशल मीडिया से आपके ऊपर एक मॉनिटर करती है कि आप किस तरीके की चीज़ों के प्रेफरेंस रखते हो, आप किस चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, और उस तरीके से आपको इम्प्रूव करती है आपका एक्सपीरियंस, जिससे आप उनके यहाँ आके शॉपिंग करो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कैसे यूज करती हैं, वो क्या मेजर करती हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा उनके इक्विपमेंट्स कहाँ यूज हो रहे हैं, कहाँ उनके नुकसान हो रहे हैं, और वो उन्हें हेल्प करता है आगे चल के एक रिप्लेसमेंट साइकिल बनाने के लिए, कि मुझे ये इन्वेंट्री जल्दी खत्म हो जाएगी, ये बाद में होगी। फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, अब ये क्या करता है, ये देखता है कि कस्टमर का बेस क्या है, कस्टमर किस तरीके की इन्वेस्टमेंट को टारगेट कर रहा है, तो ये उस तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, अभी आपने देखा होगा कई बार ट्विटर फाइट चलती है दो पॉलिटिशियंस के बीच में, तो वो अपने कैंपेन चलाना स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, जिससे लोगों के मन में उनके लिए एक अलग इमेज डेवलप हो जाए। अब आगे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसे अच्छे से रीड करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इन्होंने बस यही समझाया कि बिग डेटा किस तरीके से काम में आ सकता है। ये एक इन्होंने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया है, अगर आप इसे रीड करें कि नेटफ्लिक्स पे कितने यूजर्स हैं, वो किस तरीके से एनालाइज करता है, ये सब। अब ये जो क्वेश्चन है ना, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 6, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, बिकॉज ये लिखने वाले क्वेश्चन है, और हमने ये पढ़ा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो इनका पैटर्न है उसके हिसाब से इतने लॉन्ग आंसर्स लिखने को अभी नहीं आएंगे, वो आगे एग्जाम्स में आएंगे। अब रिस्क क्या क्या होता है, रिस्क एसोसिएटेड विद बिग डेटा, बिग डेटा के साथ क्या क्या रिस्क है। द अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्स टू यूज बिग डेटा सिस्टम विच इज कंपाउंडेड by the fact that many of the systems are rapidly developing and support is not always easily and readily available। मतलब बिग डेटा को यूज हर कोई तो नहीं कर नहीं सकता, उसे प्रॉपर उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है जिसको उस चीज़ की नॉलेज है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो देयर इज ऑल्सो एन इंक्रीज नीड ऑफ टू कंबाइन डेटा एनालिसिस स्किल विद अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडस्ट्री। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो गया है कि आपको डेटा एनालिसिस का स्किल जरूर आता हो, जिससे आपकी इंडस्ट्री और आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको और अच्छे से डील करे। द सिक्योरिटी ऑफ डेटा, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे अभी एक आपने रियली न्यूज़ सुनी होगी कि फेसबुक के थ्रू बहुत लोगों के पासवर्ड्स और उनके आईडी लीक हो गए, तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल सोर्सेज का वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं रहती। पर ये जो फैक्ट है ना, आप ये सोचिए कि आप इसके अगेंस्ट केस क्यों नहीं कर सकते कंपनीज पे। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एक बॉक्स आता है टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्टेंस का, आप उसे टिक करते हैं, तो आपने उन्हें खुद कंसेंट करा है कि अगर आप हमारी इन्फॉर्मेशन यूज करो तो हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। पर ये बहुत बड़ा इशू हो गया है आज की डेट में, कि आपकी खुद की पर्सनल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लीनियंसी पे ली जा रही है और वो लीक हो जाती है। It is important to recognize that just because something can be measured, this does not necessarily mean it should be। मतलब अब मान लीजिए कोई चीज़ अगर मेजर हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो हर बार मेजर करी जाए। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, पर बिग डेटा की वजह से, इंटरनेट की वजह से वो सब ग्लोबली आ जाती हैं। इनकरेक्ट डेटा, अब ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। आप कोई चीज़ सर्च करने गए तो आपको उसका रिलेवेंस ही नहीं पता, हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन गलत है, और वो गलत इन्फॉर्मेशन आपका डिसीजन भी गलत कर देगी।
There may be technical difficulties associated with integrating existing data warehouse and for example Hadoop system. अब बहुत सारे Hadoop system में हो सकता है कोई टेक्निकल इशू आ जाए तो आपका बिग डेटा उस समय वर्क नहीं करेगा। अब इन्होंने एक अपना दे रखा है कि स्टूडेंट आर्टिकल आप ये रीड करें पढ़ें कि बिग डेटा क्या होता है। इन्होंने अपनी ACCA ग्लोबल की वेबसाइट पे भी इसे दे रखा है। अब ये हमारा आज का एक टॉपिक आता है एवरेजिंग डेटा। ये हम सब ने क्लास 10th में पढ़ा था बेसिकली, मीन मीडियन मोड। ये 3 वर्ड्स पढ़े थे, तो ये बस वही है कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज। अब हम एवरेज कैसे निकालते हैं, ये न्यूमेरिकल हैं, क्वेश्चंस हैं, ये आते हैं, आपको शायद आता भी हो, बट अगर नहीं आता तो मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। जैसे हमें ये एक सेट ऑफ नंबर्स दे रखा है 12, 14, 17, 19, 15। अब हमें इसका एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो भी ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं हम उसे सम कर लेंगे। इन सबको हमने प्लस कर लिया। अब ये नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हैं, तो टोटल नंबर से हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। जैसे इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, करते हैं। A shopkeeper is about to put his shop up for the sale. As part of the details of the business, he wishes to quote the average weekly takings. अब वो ये चाह रहा है कि मैं एक एवरेज वीकली टेकिंग अपने एड में शो करूं। तो एवरेज कैसे निकलेगा, इसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 चीज को आप प्लस करिए, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 आइटम है टोटल, तो आपका एक एवरेज आ जाएगा। ये आपका अरिथमेटिक मीन होता है, इसे ही हम एवरेज बोलते हैं। अब ये तो था सिंगल आइटम्स के केस में। अब जब हमें दो टेबल दे रखी हो, टेबल्स में हमें 2 कॉलम दे रखे हो, तब हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने 2 चीजें दे रखी है ना, नंबर ऑफ एब्सेंटीज पर डे और नंबर ऑफ डेज। तो हम पहले जो गिवन है उसको हम x कंसीडर करेंगे और दूसरा जो गिवन है हम उसे f कंसीडर करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन का, x इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन fx इनटू समेशन f अपॉन समेशन f। तो fx निकालना है पहले हमें, तो हम एक तीसरी टेबल अपने आप से बनाएंगे इसमें fx की, यानी हम x और f की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे एक और टेबल आ जाएगी fx की। इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो 614 हमारा समेशन fx आ गया। समेशन का मतलब प्लस, और ऐसे ही हम f का समेशन निकाल देंगे, f को प्लस कर देंगे, फिर इन्हें डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इसका अरिथमेटिक मीन आ गया। अंडरस्टैंड। देखिए ये कॉन्सेप्ट्स मैं थोड़ी तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये पढ़े हुए हैं, इन पे आपका टाइम वेस्ट करने का वर्थ नहीं है। आप इन्हें अच्छे से रीड करिए, 1-2 क्वेश्चन अपने हाथ से करिए, फिर आगे बढ़ जाइए। अब इन्होंने की एक टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दे रखा है, ये आप खुद करिएगा, फिर आप मेरे को बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। अब यहाँ पे एक आ जाता है कि ग्रुपिंग सिस्टम, जब हमें एक रेंज दे रखी हो ना, तो हम कैसे मीन निकालेंगे। अब देखिए सबसे इजी तरीका बताता हूँ, मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज नहीं बता रहा, आपको याद रहे मैं इस तरीके से समझाता हूँ। जो भी रेंज दे रखी है ना, आप पहले इसको एवरेज कर दो, 180 प्लस 185 अपॉन 2 कितना आया, 182.5। तो आप एक नई टेबल बनाएंगे x से, जिसमें आप लिखेंगे 182.5, फिर उसके बाद ऐसे ही इसका एवरेज निकालेंगे, फिर इसका एवरेज निकालेंगे, फिर इसका एवरेज निकालेंगे, ऐसे करके सबका एवरेज निकाल के यहाँ पे लिख देंगे x की टेबल। f आपको गिवन है, फिर क्या करना है, समेशन fx अपॉन समेशन f। अब देखिए इन्होंने भी यही करा, इन्होंने x का पहले एवरेज निकाल लिया सबका, f गिवन था, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर ली fx अपॉन f। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है, द मीडियन इज डिफाइंड एज अ मिडिल वैल्यू। मीडियन मिडिल वैल्यू होती है किसी भी टर्म का। अब जैसे हमें ये सारे वैल्यूज फिर से हमने वही एग्जांपल उठा लिया कि अब हमें इसका ही मीडियन निकालना होता, तो हम क्या करते, तो पहले हम इसे एक ऑर्डर में अरेंज करते, असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे छोटा है वो लिखते, फिर हम काउंट करते ये क्या है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम्स हैं। अब जब ऑड होता है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मिडिल वैल्यू अपॉन 2, ठीक है। अब पर ये इवन है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1, मतलब ये जो वैल्यू है इन दोनों को एवरेज कर देंगे तो हमें इसका मीडियन आ जाएगा, मिडिल वैल्यू आ जाएगी। अब ये एक केस इन्होंने ऑड का दे रखा है, तो हम निकाल लेंगे इसको, 18 हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद 25, 1, 2, फिर 27, फिर उसके बाद 43, फिर इसके बाद 52। तो
अब हमारी इसमें मिडिल वैल्यू कौन सी है? वैसे देखने में पता चल रहा है कि 27 हमारी मिडिल है, बट अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो मिडिल वैल्यू अपॉन 2 उसका आंसर हो जाएगा। अब मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बस इतना याद रखिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को हम मोड कहते हैं। अब जैसे ये कंप्लेंट पर वीक था, नंबर ऑफ वीक्स हैं, तो अब हम इसका हमें मोड निकालना है। तो अब हमने ये देखा कि कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेट, अच्छा ये तो उन्होंने सॉरी एक इलस्ट्रेशन दे रखा है। अब हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है 12। हमने फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, हमने इसे x कंसीडर करा, इसको f कंसीडर करा, फ्रीक्वेंसी f होती है, तो सबसे ज़्यादा नंबर किस में आ रहा है 1 में, तो हमारा इसका मोड हो गया 1 कंप्लीट। ऐसे आप इसका मोड निकालिएगा। अब मीजर ऑफ स्प्रेड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, वरना बहुत सारा न्यूमेरिकल एक संग हो जाएगा। आप इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, अगर इन 3 चीज़ों में कोई इश्यू आता है तो आप बताइएगा। और बिग डेटा, हमने आज सिर्फ 2 टॉपिक कवर करे हैं कि बिग डेटा क्या होता है और एवरेजिंग मेथड्स क्या होती हैं। इसके बाद कल हम स्टैंडर्ड डेविएशन, और कल हम इसकी वीडियो, हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। अब ज़्यादा नहीं रहता है, 4 वीडियो में आ गया ये चैप्टर, थोड़ा बड़ा चैप्टर था, आगे आने वाले चैप्टर इतने बड़े नहीं है। अब सब चैप्टर सिर्फ समझने वाले हैं, थर्ड चैप्टर तो आपका हार्डली एक वीडियो में कवर हो जाएगा। तो आप पहले इसे पढ़िए, कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे को मैसेज करिए, डीएम करिए, चाहे तो आप मेल करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।